हेलो गाइस। रे ऑप्टिक्स में हम नया टॉपिक लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में है क्या? ऑल यूनिवर्स में हम जो भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं ये पॉसिबल होता है किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो एक सिंपल बेसिक फिनोमेनन हम यहाँ पे लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिप्रेजेंट करता है किसी भी सरफेस पर, और वो सरफेस हमारे पास ऐसा है जिसका वन साइड है वो पॉलिश्ड है और जिसकी अदर साइड है वो ब्राइट है। इस पर कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होकर अगर उसी मीडियम में वापस मूव करती है, तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास एक पॉलिश सरफेस हुआ और इस पॉलिश सरफेस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई जिसको हम नाम दे रहे हैं इंसिडेंट रे, राइट। इस इंसिडेंट रे के इस सरफेस ओ पर इंसिडेंट होने पर ये इसी मीडियम में वापस मूव कर रही है। तो इस रे को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय रिफ्लेक्टेड रे, राइट। तो ये जो फिनोमेनन है ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन और ब्राइट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट मूव बैक बाउंस इन सेम मीडियम, यानी कि वो सेम मीडियम में वापस लौट जाएगी। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि हमारे पास रे ऑफ लाइट है वो कितने किस एंगल पर या कितने एंगल पर इंसिडेंस हुई वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हुई वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कंसिडर करें कि रे ऑफ लाइट है वो 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई तो 30 डिग्री से वापस वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इंसिडेंट रे, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट ए सरफेस विद एंगल 60 डिग्री, तो वो सरफेस के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? यहाँ से सरफेस तक टोटल एंगल 90 है, तो 90 से 60 कट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड लॉ हमारे पास है इंसिडेंट रे नॉर्मल at incidence point and reflected ray lie in same plane, ये एक ही प्लेन पर लाई करती हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इस डायग्राम हमने लिया है सरफेस जो है वो हमारे पास प्लेन है। अगर हमारे पास सरफेस है वो प्लेन नहीं हो तो क्या उस कंडीशन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल होंगे? तो इसका आंसर है यस, यानी कि हमारे पास सरफेस प्लेन न होकर अगर हमारे पास सरफेस एक कर्व फॉर्म में है तो उस कंडीशन में अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो उतने ही एंगल पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल होंगे। इट मीन्स एंगल ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। अगर यही सरफेस कुछ इस तरह से कर्व फॉर्म में हो तो हमारे पास, सॉरी, अगर सरफेस है वो इस तरह से हो और उसके इनसाइड सरफेस है उसको हमने पॉलिश किया तो रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल डाल दें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा, राइट। अब सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वाई वी कैन नॉट एबल टू सी और फेस ड्यूरिंग रीडिंग ए बुक। एक बुक को पढ़ते समय हम अपना फेस क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से हमें लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम टू टाइप का रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। एक हमारे पास आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जिसमें हमारे पास ये एक सरफेस और इस सरफेस पर
रे ऑफ लाइट्स है वो पैरेलली इंसिडेंट हुई, पैरेलली इंसिडेंट होकर वो पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इस टाइप का रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन में इमेज जो है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें क्लियर दिखाई देगी। बट हमारे पास अगर सरफेस प्लेन ना होकर कुछ इस तरह से हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलली हो रही हैं, बट इनका जो रिफ्लेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज की क्लियरिटी वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी, और इस टाइप का जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमारे पास होगा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के कारण हमें एक बुक से हम अपना फेस क्लियर नहीं देख पाते, राइट। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्फेरिकल मिरर। एंड स्फेरिकल मिरर में मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर में हम 2 टाइप के मिरर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास इस कॉनकेव मिरर, एंड सेकंड हमारे पास आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हम एक नाम और देते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, एंड इसके जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स जो होगा वो हमारे पास होगा डाइवर्जिंग मिरर। तो सिंपल देखो, स्फेरिकल है, इसका मतलब एक स्फेयर फॉर्म में हमारे पास सपोज दैट एक स्फेयर है जिसका सेंटर हम मान लेते हैं C, राइट। इस स्फेयर के आउटर पार्ट को मैं सिल्वर्ड कर दूं या इसको मैं पॉलिश्ड कर दूं, तो ये हमारे पास एक ऐसा स्फेरिकल मिरर होगा जिसका आउटर पार्ट है वो पॉलिश्ड है और इनर पार्ट है वो ब्राइट, यानी कि रिफ्लेक्शन है वो यहाँ से होगा, राइट। अब इस टोटल स्फेयर के एक इस पार्ट को मैं रखता हूँ और ये हमारे पास इस तरह से एक फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मिरर है जिसका आउटर पार्ट हमारे पास पॉलिश्ड है और इनर पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग है, तो ये जो मिरर होगा वो हमारे पास कैसा होगा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर in which outer part is polished and inner part is reflected or bright surface, that is concave mirror। इसको हम कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज रे ऑफ लाइट जब इस पर इंसिडेंट होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज, वो इस पर क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी। इसके जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, हमारे पास एक ये स्फेयर और इस स्फेयर के इनर पार्ट को हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश, तो यहाँ पर देखो इसका सेंटर भी हमने मान लिया C, और इसके इस एक पार्ट को हम यहाँ पर लें तो इस एक पार्ट को यहाँ पर लेने पर ये इनर पार्ट हो गया जो पॉलिश्ड है, ये इसका सेंटर हो गया C, और ये आउटर पार्ट है वो हमारे पास कैसा है, ब्राइट है। तो ये मिरर जो होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स, जिस मिरर whose inner part is polished and outer part is bright or reflected, that is convex mirror। सेम कन्वर्जिंग के जस्ट अपोजिट इसको हम डाइवर्जिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यानी कि फैला देगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन किस तरह से लेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर हुआ, और इस कॉनकेव मिरर में जिसका आउटर पार्ट है वो पॉलिश्ड है और इनर पार्ट है वो ब्राइट है। इस मिरर का ऑलमोस्ट मिड पॉइंट होता है और इस मिड पॉइंट को हम नाम देते हैं पोल। तो ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, यानी कि ये एक मिरर का एक कर्व फॉर्म में पार्ट है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कर्वेचर, दैट तो पोल इज ऑलमोस्ट मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। एंड ये यहाँ पर इसका सेंटर, तो ये हमारे पास सेंटर C,
इन दोनों को अगर हम एक इमेजिनरी लाइन से मिलाते हैं तो इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। सी क्या है, सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक पॉइंट सी और पी का एक मिड पॉइंट होता है जहां पर रे ऑफ लाइट आकर मिलती हैं, तो एफ जो है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। यस, सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच की डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, तो इसलिए आर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। इसी तरह एफ और पी के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास एफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है वो किसी भी लेंस के फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। यस, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट का एरिया है, ये वाला। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी साइज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ एम डैश, तो एम डैश जो है वो हमारे पास है इफेक्टिव डायमीटर, और इसी को हम नाम देते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, इसी को हम नाम देते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, राइट। तो ये हमारे पास बेसिक टर्मिनल सेम ऐसे ही हम कॉन्वेक्स में भी लेंगे। तो ऑलमोस्ट मिड पॉइंट है वो पोल हो जाएगा। सेंटर जिस स्फेयर से फॉर्म्ड हुआ है उस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। सी एंड पी, इससे पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर सी एंड पी के बीच का मिड पॉइंट जो है वो हमारे पास फोकस पॉइंट, सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, राइट। अब यहाँ से देखो, किसी भी स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कुछ रूल्स का यूज़ लेते हैं, और वो रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स से हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। ओके, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो बेसिक 4 रूल्स हैं, और 4 रूल्स का यूज़ करके हम इमेज का फॉर्मेशन लेते हैं, राइट। फर्स्ट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए हम देखेंगे। फर्स्ट रूल देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास कॉनकेव मिरर मान लें, एक कॉनकेव मिरर का पार्ट, और ये हमारे पास पोल हो गया, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और ये हमारे पास हो गया फोकस पॉइंट। तो फर्स्ट रूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट लॉ है, राइट। तो कंसिडर करें कि यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है ए बी, और ए बी इमेज से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से। सेकेंड रूल है जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, इफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, अगर ये प्रिंसिपल फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इफ रे ऑफ लाइट passes through principal focus, then after reflection is parallel to principal focus. And third rule, if ray of light passes through center of curvature, अगर रे ऑफ लाइट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी पाथ से को रिट्रेस करेगी, यानी कि जिधर से आई है वो उधर ही लौट जाएगी। और फोर्थ रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। फोर्थ रूल है, इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल, अगर रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होंगे, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे देखो 4 रूल हम यूज में ले रहे हैं। फर्स्ट, रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो फोकस से पास होगी।
फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो उसी अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ऐसे ही पोल पर अगर एक एंगल से इंसिडेंट हो रही है तो उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हम ये देख सकते हैं, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल एंड फोर्थ रूल। ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का हो गया पोल, राइट। फर्स्ट रूल, रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से। अब देखो ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो डाइवर्जिंग है तो रे ऑफ लाइट है वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन इसको हम पीछे की ओर लेके जाएंगे तो ये कहाँ से निकलती हुई दिखाई देगी हमें, प्रिंसिपल फोकस से, यानी कि प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए अपीयर होती हुई दिखाई देगी, राइट। ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल में हम ले सकते हैं रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई अपीयर होती है, अपीयर होती हुई दिखाई देती है, या इससे पास होती हुई दिखाई दे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, राइट। थर्ड रूल, रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर मूव करती हुई दिखाई दे, ये मान लिया जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन उसी पाथ को ये क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो सेम रूल हम दोनों मिरर के लिए लेते हैं। एंड लास्ट रूल अगर हम लें, इसी में देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास पोल हो गया, तो पोल पर इंसिडेंट हुई और पोल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास 4 रूल्स, और इन 4 रूल्स का यूज़ करके हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 रूल की नीड है, क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट 2 रे होंगी जिन्हीं से हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, राइट। हमारे पास 2 में रे ऑफ लाइट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती हैं, बट एटलीस्ट हमारे पास 2 रे ऑफ लाइट होनी चाहिए जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन को क्लियर देख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट के पोजीशन के साथ साथ इमेज की पोजीशन किस तरह से चेंज होती है। तो इमेज है उसका नेचर कैसा होगा, इमेज की साइज़ क्या होगी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर।